अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज अबाउट मेडिकल लैब। जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है मेडिकल लैब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के मुताल्लिक़ है। तो जो स्टूडेंट इस स्टडी में ऑलरेडी रिलेटेड हैं या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेके आए हैं कि एक लैब में एंटर होने से पहले आपको इन सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि आपकी क्या जो बुनियादी असूल हैं जिनके बारे में आपको पता हो कि आपने लैब में जाकर क्या क्या चीज़ों को डील करना है और किस तरह से एक लैब में जो है अपना काम परफॉर्म करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है हमारे लिए कि लैब के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है, पेशेंट जो आपके पास डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन लेके आता है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि हमें वो टेस्ट पढ़ना आ जाए, लेकिन आपको वो टेस्ट किसी सूरत पढ़ने नहीं आएंगे जब तक आपको सारे टेस्टों के मतलब इल्म ना हो। मिसाल के तौर पर आपके पास अपनी लैब में एक प्राइस रेट लिस्ट होती है, ठीक है। रेट लिस्ट में ए से लेकर जी तक तमाम टेस्ट जो हैं अल्फ़ाबेटिक जो है लिखे हुए हैं सारे टेस्ट के नाम। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि आप लैब में जो आपकी रेट लिस्ट है उनको पढ़ें, अच्छे से रीड करें ताकि आपको पता चल जाए। एक तो आपको अपने टेस्ट की प्राइस पता चल जाएगी, दूसरे नंबर पे आपको टेस्ट का पता चल जाएगा कि कौन सा टेस्ट है और कि इसके जो हैं स्पेलिंग वगैरह वो क्या होते हैं यूज़, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि लाजमन तौर पे पहले रेट लिस्ट को जो है अच्छे से रीड करना है। उसके बाद ही जब डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन आपके पास आएगी फिर ही आप उसमें से टेस्ट को रीड कर सकेंगे और समझ सकेंगे डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, डॉक्टर जब भी किसी प्रेस्क्रिप्शन पे अपनी जो पेशेंट को टेस्ट एडवाइस करता है तो एक साइड पे इन्वेस्टिगेशन या एडवाइस के नाम से एक साइड पे लेफ़्ट कॉर्नर पे या राइट कॉर्नर पे जो है, नीचे वाली साइड पे या ऊपर वाली साइड पे भी हो सकता है, चारों कॉर्नर जो हैं 4 कॉर्नर जो हैं उसके प्रेस्क्रिप्शन के किसी भी जगह पे वो एडवाइस या इन्वेस्टिगेशन नोट करेगा और उसी में टेस्ट होंगे। बाकी उसकी जो भी मालूमात है वो पेशेंट के मुताबिक हिस्ट्री है उसकी, उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसमें जितने उसने ब्लड के टेस्ट करवाने हैं, यूरिन के करवाने हैं या ईसीजी वगैरह भी अक्सर लेबॉर्ट्री के काम में आ जाती है, ठीक है। जो जितने भी ये टेस्ट होंगे वो बिलखुसूस अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन है, वो सारा उसमें एडवाइस या इन्वेस्टिगेशन में ही नोट करना है। तो ठीक है, आपको फिर ही पता चलेगा। सबसे पहले आपने अपने टेस्ट जो है वो अच्छे से रीड करने हैं कि टेस्ट किस नाम से शुरू हो रहे हैं और इनका मुकम्मल नाम क्या है, फिर आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। जबकि उसके बाद दूसरी चीज़ जो आ जाती है कि पेशेंट को डील करने का तरीका जो है मेन चीज़। जब एक पेशेंट आपके पास आएगा, जो मैंने अभी पहले बात बताई है, पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे पेशेंट जो मेरे पास टेस्ट करवाना है ये लिखा क्या हुआ है और इसके रेट वगैरह क्या है, तभी आपको पेशेंट को बताएंगे ना कि ये टेस्ट जो है आप करवाने के लिए इसकी प्राइस क्या है या ये किस मतलब है टेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको टेस्टों का मजमूआ पता होना चाहिए कि अगर एक टेस्ट है कि इसके अंदर कितने टेस्ट होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर LFT टेस्ट है, उसके अंदर 10 से 12 किस्म के टेस्ट होते हैं, लीवर फंक्शन जो एंजाइम्स हैं उसके सारे। इसी तरह RFT है, लिपिड प्रोफाइल है, जैसे CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट उसको कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, TFT वगैरह है। तो आपको इन टेस्टों का मजमूआ पता होना चाहिए और ये इसी सूरत आपका होगा जब आप अपनी जो टेस्ट लिस्ट है उसको अच्छे से रीड करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो किन किन टेस्टों का मजमूआ है। तो उसके बाद आ जाती है मेनली पेशेंट को डील करना। उसके बाद आप पेशेंट को डील कर सकेंगे, पेशेंट को रेट बता सकेंगे, पेशेंट को मुतमईन कर सकेंगे ये टेस्ट क्यों करवा रहा है डॉक्टर आपके, ये किस मकसद के लिए। अक्सर कई दफ़ा ये भी हो जाता है कि पेशेंट जो है वो रेगुलर एक टेस्ट करवा रहा होता है, उसको पता होता है मैं ये टेस्ट क्यों करवा रहा हूँ। जैसे आप कह लें जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो लिपिड प्रोफाइल वगैरह या अपना HbA1c वगैरह जो शुगर पेशेंट हैं, ठीक है, या अक्सर जो ब्लड प्रेशर पेशेंट में है वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह रेगुलर बेस पे चेक करवाते रहते हैं, तो उनको तो पता होता है ये मैं टेस्ट क्यों करवा रहा हूँ और वो रेगुलर बेस पे आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए हों या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हों, तो उनको नहीं पता होता कि मैं किस मकसद के लिए टेस्ट करवा रहा हूँ। तो पेशेंट जो है उसको डील करने का तरीका अगर आपको आना चाहिए कि आपने उसको किस तरह से मुतमईन करना है और कोशिश यही करनी है कि हम उसको इतना मुतमईन कर सकें कि वो हमारे पास ही टेस्ट सारे करवा ले, ठीक है। अक्सर पेशेंट होता है रेट लिस्ट की वजह से या प्राइस की वजह से, कुछ पेशेंट अफोर्ड करते हैं कुछ नहीं करते तो वो चले भी जाते हैं लैब से। लेकिन ये जो है डील करने के लिए जो फर्स्ट रिसेप्शन पे खड़ा हुआ है ये उसी का काम है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे अंदर लैब में ही काम करूँगा तो ये चीज़ आपकी गलत है। आपको किसी वक्त ऐसा मौका भी आएगा कि आपको खुद फ्रंट डेस्क पे जाकर पेशेंट को डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि मैंने बस लैब के अंदर ही काम करना है। ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक चीज़ें ये आपको सारी आनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का माहौल हो आप उसको डील कर सकें। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक जो है अंदर आपके जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं जैसे हेमाटोलॉजी या केमिस्ट्री या लेज़र वगैरह या जो सी मशीन यूज़, अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट खड़े हो जाएँ अपनी स्टडी बेस पे, आपको पता चल जाएगा ऐसे टेस्ट करने हैं ऐसे टेस्ट करने हैं,
अब उसके ऊपर जो केमिकल भरे जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये मैंने इस टेस्ट के लिए पेशेंट का सैंपल इतना लेना है, या आपको सैंपल लेना ना आ रहा हो, ठीक है, या पेशेंट को डील करने का तरीका आ रहा हो, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर आप तो किसी काम के ना हुए। ये तो फिर आपका जो फ्रंट डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है, जो भी स्टाफ आपका बैठा हुआ है फ्रंट डेस्क पे, उसी की मेहरबानी जो पेशेंट डील करके पेशेंट को गाइड करके आपको उसका सैंपल दे रहा है लेके। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ताकि आपको किसी भी सूरत हाल में खुद सारी चीज़ों को डील कर सके। और हमने ये सारी चीज़ें की हुई हैं डील, हमने भी इसी तरह से नीचे से ऊपर गए हैं, फर्स्ट स्टेप से आखिरी स्टेप तक हमने भी सारे काम किए हैं और इन चीज़ों को समझा है, और इसी से आपकी जो है आपकी बुनियाद मजबूत होगी। तो इसी तरह आगे चलते हैं। सैंपल की कलेक्शन आ जाती है। टेस्ट को पढ़ें अच्छे से, जो आपका सीनियर है उससे मशवरा करें, उससे पूछें कि इस टेस्ट के लिए मैंने कितना सैंपल लेना है, ये जो टेस्ट है ये किस चीज़ में से होना है, ये सीरम में से होना है, या होल ब्लड में से होने हैं, या ये प्लाज्मा वगैरह में से होने हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट सीरम में से होते हैं, कुछ टेस्ट प्लाज्मा में से होते हैं, कुछ टेस्ट जो है वो होल ब्लड में से होते हैं। तो आपको इन चीज़ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप सैंपल पेशेंट का कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट का ब्लड जो सैंपल कलेक्ट करना है मैंने, क्लॉट एक्टिवेटर कौन सी है, जैसे जेल एक्टिवेटर है, रेड कैप में है क्लॉट एक्टिवेटर। सीबीसी वगैरह के लिए जो हमने वाइल यूज़ करनी है, ईडीटी वाइल होती है, उसका मैंने आपको बता दूं, ईडीटी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होती है एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मकसद होता है खून को अंदर जो प्लेटलेट्स हैं खून को जमाने में, खून को क्लॉट करने में मदद करते हैं, उन सेल्स को ख़त्म करना, ठीक है, ताकि खून जो है वो जम ना सके, क्लॉटिंग का मामला ना हो खून में, इसलिए हम एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं। इसी तरह एक एंटीकोगुलेंट सोडियम सिट्रेट आता है, उसको हम ईएसआर टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है ईएसआर की फुल फॉर्म। तो ऐसे जो हैं आपको ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, इनके मतलब आप समझेंगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। फिर ही आपको पता चलेगा आपने एक टेस्ट के लिए कितना ब्लड लेना है। देखिए ना, अभी आपको इन्फॉर्मेशन होगा मैंने एक एलएफटी टेस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे तकरीबन एक मिसाल के तौर पर 500 से 600 माइक्रोलीटर सीरम की ज़रूरत है, और सीरम में से होगा एलएफटी। 500 से 600 माइक्रोलीटर आपको अगर सीरम की ज़रूरत है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं अगर पेशेंट का 2 से 2.5 सैंपल लूँगा तभी मुझे 500-600 माइक्रोलीटर सीरम मिलेगा, और मैं इसमें से टेस्ट करूँगा। तो अगर आप ईएसआर टेस्ट की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए 1.6 है, यानी कि 1600 जो माइक्रोलीटर ब्लड है उसमें से ईएसआर टेस्ट होना है। इसी तरह जितने भी टेस्ट हैं ये आपको अपनी स्टडी बेस पे तो पता चल ही जाएंगे, लेकिन आपको जब आप एज आ इंटर्नशिप या एज आ प्रैक्टिकल जाएंगे तभी आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। तो उसके बाद जो है पेशेंट का सैंपल लेने के बाद जो मेन चीज़ है पेशेंट की एंट्री करना। आजकल तो आईटी सिस्टम चल रहा है, आईटी पे भी इंफॉर्मेशन जो अपने अपने हाथों से करनी है। इसी तरह अगर ओल्ड फील्ड में चले जाएँ तो, या लोकल एरियाज में चले जाओ, तो उधर एक रजिस्टर वगैरह या स्टॉक रजिस्टर जैसे होते हैं, एक रजिस्टर जिसके ऊपर पेशेंट का लैब नंबर है, उसकी आईडी है, उसके सारे टेस्ट नोट हैं। तो वो लैब नंबर जो है वो आपने पहले पेशेंट की एंट्री करनी है रजिस्टर में, या चाहे आईटी में जो कोड जनरेट होगा आपके पास एंड लैब नंबर वगैरह जिसको आप कह लें, वो लैब नंबर आपने सैंपल जिन वालों में कलेक्ट करना है उसके ऊपर दर्ज करना है। उसके ऊपर मेंशन करने के बाद फिर आपने सैंपल पेशेंट का कलेक्ट करना है, ताकि अगर आपके पास 100 से ज़्यादा पेशेंट के सैंपल आप इकट्ठे टाइम में लें तो आपका सैंपल जो है वो मिक्स ना हो सके एक दूसरे पेशेंट के साथ। तो ये बेसिक चीज़ें ऐसी हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ है, जब आपने लैब में दाखिल हो जाना है, लैब एज अ लैब असिस्टेंट, एज अ लैब टेक्नीशियन या एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सबसे अहम चीज़ है आपने अपने दिमागी तवज्जो जो सारी की सारी अपने काम पर रखनी है, ताकि आपकी तवज्जो किसी और जगह ना हो, जिसकी वजह से आपके काम में लापरवाही ना हो, और ये ना हो कि उस लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट को गलत रिपोर्ट जनरेट हो रही या गलत टेस्ट परफॉर्म कर लें। इसी तरह जो है ये है मेन चीज़। उसके बाद आती है सबसे अहम चीज़, आपने अपनी जो हैंड वगैरह हैं उनको ग्लव्स के साथ कवर करना है, ठीक है, क्योंकि लैब्स में इन्फेक्शन होती है, ब्लड यूज़ कर रहे हैं आप, पेशेंट जो है पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकता है, कई उसको मोदी वर्ज हो सकती हैं उसके ब्लड में, आपको नहीं पता क्या क्या सी कौन कौन से जरासीम उसके ब्लड में हैं। तो आपने अपने आप को पहले जो है तिब्बी तौर पर भी सेव रखना है। और दूसरी चीज़ जो है, लैब में बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं जो आपको नुकसानदेह हो सकते हैं, आग का भी इस्तेमाल होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल है लैब में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी आपने जो है तरबियत याफ्ता होना चाहिए कि तिब्बी इमदाद अगर किसी को देनी पड़े फौरी तौर पर, तो वो हम किस तरह से अपने फर्स्ट एड जो है किस तरह देंगे अपने स्टाफ मेंबर को। तो इस चीज़ के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह जो है इसके बारे में स्टेप वाइज स्टेप जो है मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो ये मेरी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और एक चीज़ आ जाती है लेबॉर्ट्री स्टाफ के लिए, जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद में ना, कि जैसे मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, अक्सर तेज़ाब का भी इस्तेमाल होता है,
ठीक है, उस मेथनॉल वगैरह, इथेनॉल वगैरह का इस्तेमाल होता है लैब में स्लाइड फिक्स करने के लिए, ग्लास स्लाइड यूज़ हो रही हैं। तो वो किसी वक्त हो सकता है एथेनॉल वगैरह या स्पिरिट यूज़ होता है, ठीक है, मेथनॉल वगैरह है, केमिकल्स हैं, वो आपके हाथों में लगने से उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, कोई नुकसान हो जाता है, आग लग सकती है किसी भी टाइम, क्योंकि जो है स्पिरिट भी है, मेथनॉल है, इथेनॉल है, वो जो है आग का जो है वो महलूल है, उसको आग फौरी तौर पर पड़ जाती है। तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है और इन चीज़ों से बेहतरीन मकसद ये है कि आपने हाज़िर दिमागी रखनी है और इन चीज़ों के बारे में पहले से समझ लेना अच्छे से। ये आज की जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट 1 था आपके लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। उसमें हम जितने भी लैब से रिलेटेड स्टूडेंट हैं या ऑलरेडी जो लैब में इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए हम लेके आएंगे कि जो केमिकल लैब में यूज़ हो रहे हैं आपने उनका जो परफॉर्मेंस का तरीका कर रहा है, प्रोसीजर जो है वो किस तरह आपने सीखना है जल्दी, ठीक है, इस बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे जितने भी नए फ्रेंड्स देख रहे हैं हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सकें, और इसको लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।